हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलने वाले सब्जेक्ट जो एक ब्रांच है इंटीरियर डेकोरेशन, उसमें सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन के एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन का फर्स्ट यूनिट जो है 20th सेंचुरी के फर्नीचर और इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि फर्नीचर का डेवलपमेंट जर्मनी में किस तरीके से हुआ 20th सेंचुरी में। फर्नीचर का डेवलपमेंट जर्मनी में, उस समय जर्मनी में फर्नीचर के विकास के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए, अपितु वहाँ 20वीं सदी की शुरुआत होने का इंतज़ार किया गया। यहाँ पर फर्नीचर की बुनियादी शिक्षा पर लौटते हुए इसका स्कूलों, संगठनों इत्यादि में मुहिम चलाकर इसकी मदद की गई। अर्थात जर्मनी में 20th सेंचुरी में शुरुआत में कोई विकास नहीं किया गया फर्नीचर का, बल्कि वहाँ पर बुनियादी शिक्षा पर लौटते हुए स्कूलों और अन्य जो एजुकेशन सेंटर्स थे वहाँ अलग से मुहिम चलाकर इसका प्रचार और व्यापक विस्तार करने का प्रयास पहली बार जर्मनी में किया गया। इसके अंतर्गत डस्टर एंड वर्कबेंच 1907 सन 1907 में जर्मनी में डस्टर वर्कबेंच नामक एक संगठन बनाया गया, जिसमें आर्किटेक्ट, क्राफ्टमैन और मैन्युफैक्चरर अर्थात उत्पादकों के समूह को से एक संगठन बनाया गया, जो कि फर्नीचर को विकसित करने, उनको अच्छा डिज़ाइन देने, उनका अलग से उनकी बनावट बनाने और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन में उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य था, जिससे एक अच्छा फर्नीचर व्यापक रूप से बनाने के उद्देश्य से यह काम किया गया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समूह ने, डस्टर वर्कबेंच ने जो समूह बनाया था, उस समूह ने कला के मूल सिद्धांतों को से हटते हुए वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाया और इससे ही इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की शुरुआत हुई। अर्थात उन्होंने आर्ट से हटते हुए और एक अपना जो वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डिज़ाइन बनाया, उससे जो डिज़ाइन की शुरुआत हुई वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के नाम से जानी गई। इसी तरह बहास 1919 से 1933 तक, बहास जर्मनी का विख्यात आर्ट स्कूल था, जिसको वॉल्टर ग्रुपीज नामक आर्किटेक्ट ने सन 1919 में इसकी स्थापना की थी। बहास नामक आर्ट स्कूल कुछ समय में ही अपने नए अंदाज के लिए, जिसमें क्राफ्ट और फाइन आर्ट को मिलाकर एक नया कंसेप्ट देने के कारण मॉडर्न मूवमेंट का केंद्र बन गया। अर्थात जो बहास, वॉल्टर ग्रुपीज नामक आर्किटेक्ट ने जो बहास नामक आर्ट स्कूल की स्थापना किया था, उसमें उन्होंने एक नया ही कंसेप्ट लिया, डिज़ाइनिंग का एक नया कंसेप्ट लिया, जिसमें उन्होंने क्राफ्ट और फाइन आर्ट को मिला करके डिज़ाइन बनाया। तो जो इस तरह से जो नया कंसेप्ट बना वह मॉडर्न मूवमेंट का केंद्र बन गया और बहुत जल्दी सब लोगों में प्रचलित हो गया। यहाँ विकसित डिज़ाइन, इस कंसेप्ट के द्वारा जो डिज़ाइन थे विकसित किए या बनाए गए जो डिज़ाइन थे, वो सिंपल, हल्के, उपयोगी एवं अच्छी तकनीक के साथ साथ
मजबूत भी होने के कारण बहुत ही जल्दी विख्यात हो गए, जो आज भी प्रभावी हैं। डेवलपमेंट ऑफ बहास। बहास में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक मटेरियल को काम में लेकर उसका विकास किया गया, अर्थात बहास में जो फर्नीचर को बनाया गया उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया वो गैर पारंपरिक था। फर्नीचर बनाने के लिए ट्यूब या स्टील पाइप जो होता है, स्टील पाइप, प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, लैमिनेटेड बोर्ड, फोम, रबर, अपहोल्स्ट्री मटेरियल का उपयोग किया गया। मार्शल ब्रीवर ने इन्हें काम में लेते हुए पहली ट्यूबुलर स्टील चेयर को बनाया। स्टील ट्यूब से जो चेयर बनाई गई मार्शल ब्रीवर के द्वारा पहली बार बनाई गई, जो कि एक ही ट्यूब को कर्व देते हुए डिज़ाइन बनाया गया था। जो चेयर का जो डिज़ाइन बनाया गया था वो एक ही ट्यूब थी जिसको कर्व देते हुए वह डिज़ाइन बनाया गया था। यह डिज़ाइन जो बनाया गया था चेयर का एक ही ट्यूब को कर्व में लेते हुए, यह बाइसिकल के हैंडल से प्रेरित था। अर्थात बाइसिकल के हैंडल से प्रेरित होकर के एक स्टील ट्यूब से एक चेयर का निर्माण किया गया था। स्टील ट्यूब को कर्व दे करके एक चेयर का निर्माण किया गया था। आगे चलकर इसी आधार पर फर्नीचर की पूरी श्रेणी को विकसित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से टेबल्स, चेयर्स, स्टूल्स इत्यादि को बनाया गया, जिसमें फैब्रिक, ग्लास और वुड का उपयोग किया गया। अर्थात डेवलपमेंट और बहास में यही है कि उन्होंने गैर पारंपरिक मटेरियल का यूज़ किया, जिसमें प्लाईवुड, हार्डबोर्ड, लैमिनेटेड बोर्ड, फोम, रबर, स्टील पाइप इत्यादि का यूज़ किया। और इसी दौरान सबसे पहले एक पतली स्टील की ट्यूब को काम में लेते हुए, कर्व में देते हुए उससे एक चेयर का निर्माण किया गया, जो कि एक बाइसिकल के हैंडल से प्रेरित होकर बनाई गई थी। क्लोजर ऑफ बहास। इसके बाद हिटलर ने सन 1933 में बहास को बंद करवा दिया और वहाँ के जो मुख्य डिज़ाइनर थे या मुख्य आर्किटेक्ट थे वो वहाँ से दूसरे देशों में चले गए, जैसे यूएस, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड। और उन्होंने वहाँ जाकर के बहास के जो उद्देश्य बताया उनको वहाँ के देशों ने अडॉप्ट कर लिया। एंड दे वाज वंस जर्मन, और जो कि अभी तक केवल जर्मनी में फैला हुआ था वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप से फैल गया, अर्थात सभी देशों में फैल गया, क्योंकि हिटलर के बहास बंद करने के कारण जो वहाँ के मेन आर्किटेक्ट थे वो यूएस, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और अन्य देशों में आ गए वहाँ से हटके, और उन्होंने यहाँ पर बहास के जो सिद्धांत थे उनको आगे बढ़ाया। इस तरह से यह पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस डिज़ाइन का प्रचलन हो गया। मॉडर्न डिज़ाइन। जर्मनी में भी फर्नीचर पर अन्य देशों में चल रहे ट्रेंड्स का प्रभाव पड़ा, लेकिन बहास के विकसित सिद्धांत अब भी मॉडर्न फर्नीचर की डिज़ाइन विकसित करने में प्रयोग में लिए जाते रहे, क्योंकि और दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से फैल गया, लेकिन अभी भी जो बहास के फर्नीचर के जो डिज़ाइन थे या जो कंसेप्ट था वो अभी भी प्रयोग में लिया जा रहा था आधुनिक समय तक में भी।
जिसको जर्मन लुक के नाम से जाना जा रहा था। उस समय जो डिज़ाइंस जो उस समय चल रहा था उसको जर्मन लुक के नाम से जाना जाता था। जर्मन डिज़ाइनर्स और मैन्युफैक्चरर आज के प्रचलित स्टोरेज सिस्टम से अनभिज्ञ नहीं थे और उन्होंने उसको भी अपने डिज़ाइंस में उनका उपयोग किया। इस तरह से हम 20th सेंचुरी में जर्मनी में किस तरीके से फर्नीचर डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से स्टेप्स उसमें काम में आए, किन किन चरणों में उसका विकास हुआ, किस तरह से बहास आर्ट स्कूल खुला, जस्टर वर्कबेंच नामक संस्था बनाई गई और संगठन बनाया गया और फर्नीचर को विकसित किया गया। इस प्रकार हमें पूरी जानकारी मिलती है। इसी के साथ धन्यवाद।